वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोबेबिलिटी और ये है एक्सरसाइज 10.5। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बेस थ्योरम। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इसके कर लिए हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प होगी क्योंकि हमने बेसिक्स उन्हीं वीडियोज़ में डिस्कस किया है। सो लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहा गया है कि हमारे पास 3 कॉइन्स हैं। एक 2 हेडेड कॉइन है, यानी कि उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ हेड है। एक बायस्ड कॉइन है जिसमें 75% चांसेस हैं कि हमारा हेड आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, बायस्ड कॉइन में 75% चांसेस है कि हेड आएगा, तो 25% चांसेस हो गए कि टेल आए। 2 हेडेड का मतलब है 100% चांसेस है कि हेड ही आएगा, क्योंकि उसमें टेल है ही नहीं। टेल आने के 0% चांसेस हैं। अनबायस्ड एक कॉइन है, अनबायस्ड का मतलब है 50% चांसेस हैं कि हेड आएगा और 50% चांसेस हैं कि टेल आएगा। इसके बाद हमसे कहा गया है कि हमने कोई एक कॉइन को सेलेक्ट किया है और उसमें हेड आ रहा है। प्रोबेबिलिटी बताएं कि वो जो कॉइन है वो 2 हेडेड कॉइन है, यानी कि यहाँ पे हमने E1, E2, E3 इवेंट ले लिए है 2 हेडेड बायस्ड और अनबायस्ड कॉइन के सिलेक्ट होने के। ए ले लिया है हेड आने के इवेंट को। तो बेस थ्योरम से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 इवेंट के होने की जब हमारा हेड आ रहा है, यानी कि ए हो चुका है। तो इसको कैसे लिखेंगे? अपॉन में लिख लेंगे हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो कब कब? अगर 2 हेडेड आया है यानी कि प्रोबेबिलिटी E1 होने की, और क्या ए जब E1 हो चुका हो। प्रोबेबिलिटी E2 होने की और प्रोबेबिलिटी जब ए के होने की जब E2 हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E3 होने की और प्रोबेबिलिटी ए के होने की जब E3 हो चुका है। हमने ये चीज़ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में पढ़ रखी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक्सरसाइज 10.4 का वीडियो देख सकते हैं। ऊपर हमें लिखना है E1 होने की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका है, यानी कि ये। तो ये यहाँ पे लिख लेंगे PE1 PA when E1 has already happened। इसमें पुट कर लेंगे वैल्यूज़। E1, E2, E3 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है 1/3, 1/3 और 1/3। तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे E1 होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू ए होने की प्रोबेबिलिटी जब E1 हो चुका है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 100%, यानी कि 1 भी कह सकते हैं, अपॉन में ये डिट्टो सेम लिखा है तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1 प्लस E2 होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और ए आने की यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75/100 प्लस E3 होने की भी 1/3 और E3 में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50%। तो वो यहाँ पे लिख लिया। कैंसिल करेंगे तो ये हो 4 और ये 1/2। इसके बाद हमें अगर और सॉल्व करना है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/3 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। 1/3 हमने कॉमन लिया और कैंसिल कर दिया तो ये बचेगा 1/1 प्लस 3/4 प्लस 1/2। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1 ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 4, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9। तो इसे अगर हम रेसिप्रोकल कर लेंगे तो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4/9 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया गया है कि ए बी और सी 3 पर्सन हैं जो एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। चांसेस कि ए बी या सी सेलेक्ट हो जाएं वो है 1:2:4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 इन तीनों के सिलेक्ट होने के जितना भी रेशियो दे रखा है उसका सम, यानी कि 1 + 2 + 4 यानी कि 7। ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/7, 2 के सिलेक्ट होने की 2/7 और सी के सिलेक्ट होने की 4/7। इसके बाद हमसे कहा गया है कि वो चेंजेस लाएंगे प्रॉफिट इम्प्रूव करने के लिए। वो ABC का हमें दे रखा है 0.8, 0.5, 0.3 और हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी की चेंज ना आए। वो हमने ए इवेंट ले रखा है, आप देख सकते हैं। तो वो निकालने के लिए हमें से 1 में से माइनस करने पड़ेगा। नो चेंज की प्रोबेबिलिटी हमें तीनों की निकालनी है। तो ये 1 - 0.8 0.2, 1 - 0.5 0.5, 1 - 0.3 0.7 वो ही है इवेंट ए की चेंज ना आया हो। इसके बाद हमसे कहा गया है कि अगर ऐसा दिया है कि चेंज नहीं हो रहा है, प्रोबेबिलिटी बताएं कि ऐसा हो रहा है सी के सिलेक्शन की वजह से। तो बेस थ्योरम लिख ले रहे हैं यहाँ पे।
हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि चेंज तो नहीं आ रहा है, ये हमें पता है, लेकिन ये चेंज नहीं आ रहा है किसकी वजह से, E3 इवेंट की वजह से, यानी कि C के सिलेक्ट होने की वजह से। तो नीचे तो लिखेंगे पहले लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और उसमें लिखना है कि चेंज ना आए। ऐसा हो सकता है कि ए को सिलेक्ट किया हो यानी कि E1 हुआ हो और चेंज ना आया हो। ऐसा हो सकता है कि बी को सिलेक्ट किया हो यानी कि E2 इवेंट हुआ हो और तब चेंज ना आया हो। ऐसा भी हो सकता है कि सी को सिलेक्ट किया गया हो और तब चेंज ना आया हो, पर हमसे कह दिया गया है कि चेंज नहीं आ रहा है, पर ये बताइए कि सी की वजह से नहीं आ रहा है, यानी कि ये वाला इवेंट। तो इसको लिखेंगे ऊपर क्योंकि इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जब यहाँ पे E1, E2 और E3 की प्रोबेबिलिटी लिखनी होगी तो वो 1, 2 और 4 लिख देंगे। आंसर आपका तब भी आएगा, बट आपको यहाँ पे हमेशा प्रोबेबिलिटी लिखनी होती है, इसलिए हम हमेशा प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं और तब लिखते हैं, इसीलिए यहाँ 1/7 किया है। E3 के होने के चांसेस कितने हैं, 4/7। ए जब E3 हो रहा हो यानी कि ये 0.7 होल अपॉन E1 के 1/7 इंटू 0.2, E2 होने के 2/7 इंटू 0.5 प्लस E3 के लिए 4/7 इंटू 0.7। तो अपॉन का 7 तो सारी जगह कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 4 इंटू 0.7 हो जाएगा हमारे पास 2.8 अपॉन ये हो जाएगा 0.2 प्लस 1 प्लस 2.8, ये हो जाएगा 2.8 अपॉन ये हो गया हमारे पास 4। डेसिमल हटाएंगे, कैंसिल कर लेंगे, 4 10 4 7 ये हो गया 7/10, या फिर 0.7 भी हम कह सकते हैं। एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, हमने एक चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट देखी है और प्रोबेबिलिटी कि किसी पर्सन के टीबी डिटेक्ट हो, जब उसे एक्चुअली टीबी है तो वो चांसेस है 0.99, जब एक्चुअली सफरिंग है तब डायग्नोस हो तो 0.99, और एक हेल्दी पर्सन यानी कि उसको टीबी नहीं है तब उसे डायग्नोस हो तो 0.001। हमसे ये कहा गया है कि एक सर्टेन सिटी पे 1 in 1000 पीपल सफर्स फ्रॉम टीबी, तो वो हमने लिख दिया है 1/1000। इसके बाद नॉट सफरिंग कितने होंगे, 1 में से माइनस कर दें यानी कि 999/1000 नॉट सफरिंग होंगे। तो ये हमने ले लिया है E1 और E2 इवेंट। इसके बाद हमें यहाँ पे हमने यहाँ पे ए लिया है डायग्नोस्ड टू हैव टीबी। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि अगर हमने किसी पर्सन को सिलेक्ट किया है एट रैंडम और उसे टीबी डायग्नोस होता है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसे एक्चुअली टीबी है। तो हमें यहाँ से बेस थ्योरम लगानी है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें पता है कि टीबी डायग्नोस हुआ है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसे वो एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम टीबी है, E1 इवेंट हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में हम लिखेंगे ये ए यानी कि डायग्नोस्ड टू हैव टीबी की कंडीशन। ऐसा हो सकता है कि वो एक्चुअली सफ़र करता हो और तब उसे डिटेक्ट हो, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। ऐसा हो सकता है कि वो सफ़र ना कर रहा हो और तब भी डायग्नोस हो, तो ये लिख लेंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस चीज़ की कि वो सफ़र कर भी रहा हो और इसका डायग्नोस भी हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ए व्हेन E1 हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। E1 होने के चांसेस हैं 1/1000, तो वो लिख लेंगे, इनटू ए व्हेन E1 हैज़ हैपेंड यानी कि 0.99 होल अपॉन ये यहाँ पे डिट्टो सेम है तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.99/1000 प्लस E2 इवेंट होने के चांसेस हैं 999/1000 इनटू ए व्हेन E2 हैज़ ऑलरेडी हैपेंड है 0.001। तो यहाँ पे 1000 हम कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.99/0.99 प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.999। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.99/1.989। इसके बाद यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाएं तो यहाँ पे है 2 प्लेसेस, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 990/1989 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, हमसे कहा गया है कि एक डॉक्टर को एक पेशेंट को विजिट करना है। पास एक्सपीरियंस से पता है कि वो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएगा तो उसके चांसेस है 1/10, स्कूटर से आएगा तो चांसेस है 1/5, टैक्सी से आएगा उसके चांसेस है 3/10 और पर्सनल कार से आएगा उसके चांसेस है 2/5।
उनके रिस्पेक्टिव लेट होने के चांसेस हमें दे रखे हैं। अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आता है तो 1/4 चांसेस है कि लेट हो, स्कूटर से आता है तो 1/3, टैक्सी से आता है तो 1/12, और अगर पर्सनल कार से आता है तो 0 चांसेस हैं, वो लेट नहीं होगा, ऐसा दिया गया है, यानी कि लेट होने के चांसेस हैं 0। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमें पता है कि डॉक्टर जो है वो लेट आ रहा है, प्रोबेबिलिटी बताएं कि वो स्कूटर से आया है। तो बेस थ्योरम से हम यहाँ पे लिख लेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि लेट आ रहा है ये पता है, लेकिन चांसेस बताएं कि वो स्कूटर से आया, यानी कि E2 इवेंट हुआ हो। तो पहले लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से लिखेंगे कि लेट आया हो, यानी कि ऐसा हो सकता है कि E1 हुआ हो और वो लेट आया हो, ऐसा हो सकता है कि E2 हुआ हो और तब वो लेट आया हो, ऐसा हो सकता है कि E3 हुआ हो और तब वो लेट आया हो, ऐसा भी हो सकता है कि E4 हुआ हो और तब वो लेट आया हो। वैसे ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि दिया है कि कार से आने पे वो लेट नहीं हो रहा है, पर हम यहाँ पे तब भी मेंशन कर लेते हैं। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ए व्हेन E4 हैज हैपेंड। ऊपर क्या लिखेंगे, स्कूटर वाली कंडीशन, यानी कि ये वाली। E1 के चांसेस है 1/10 इंटू 1/4। ये तो डिट्टो सेम लिखा है तो यही लिख लेंगे, 1/5 इंटू 1/3। E3 के सिलेक्ट होने के चांसेस है हमारे पास 3/10 इंटू 1/12। ये 10 है, 1/12, और यहाँ पे हमारे पास है 2/5 इंटू 0। इसे सॉल्व कर लेंगे। हम सारी जगह से 5 को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो वो हम कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 3 और 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/3 होल अपॉन, यहाँ पे 2 बचेगा तो ये 1/8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बचेगा 1/3, प्लस यहाँ पे बचेगा 1/8। इस तरह से इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/3 अपॉन एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 24 एलसीएम। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 + 8 + 3, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 अपॉन 14/24। इसे और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 24/14। कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 ज़ा 24, और कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा, और ये 2 7 ज़ा, सॉरी दिस इज 7। ये हो गया हमारे पास 4/7 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, हमें 4 बॉक्सेस दिए गए हैं A B C D। एक बॉक्स में 3 कलर के मार्बल्स हैं, रेड, वाइट और ब्लैक। हमसे कहा गया है कि हमने इनमें से किसी एक बैग को सिलेक्ट किया है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। हमसे कहा गया है कि हमने किसी एक बैग को सिलेक्ट किया और मार्बल निकला रेड, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है सबसे पहले कि वो ए से सिलेक्ट किया गया है, फिर बतानी है कि वो बी से सिलेक्ट किया गया हो, फिर बतानी है कि सी से किया गया हो, फिर बतानी है कि वो डी से किया हो। यानी कि हमें चारों बैग्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर रेड मार्बल निकला है तो ये बताएं कि किस बैग से निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। एक काम कर लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं रेड मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि ए बॉक्स सेलेक्ट किया गया हो फिर उसमें से रेड मार्बल निकाला हो, ऐसा हो सकता है कि हमने सेकंड बॉक्स बी बॉक्स सेलेक्ट किया हो उसमें से रेड मार्बल निकाला हो, ऐसा हो सकता है कि हमने थर्ड बॉक्स यानी कि सी बॉक्स सेलेक्ट किया हो और उसमें से मार्बल निकाला हो, तो और ऐसा भी हो सकता है कि हमने फोर्थ बॉक्स यानी कि डी बॉक्स सेलेक्ट किया हो और उसमें से मार्बल निकाला हो। इसमें से हम PA निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, E1 E2 E3 और E4 इवेंट होने के चांसेस हैं 1/4, क्योंकि 4 बॉक्सेस हैं, 4 में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे तो 1/4 चांसेस हैं। ए बॉक्स में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स ए में कितने हैं, 1 + 6 + 3 यानी कि 10। यहाँ पे 1/4 E2 इवेंट होने के इंटू E2 में कितने हैं 6 रेड बॉल अपॉन 6 + 2 + 2 10 प्लस E3 होने के चांसेस 1/4 इंटू ए कितना है हमारे पास 8 अपॉन 8 + 1 + 1 10 प्लस E4 होने के चांसेस है हमारे पास 1/4 इंटू रेड बॉल कितने हैं 0 अपॉन 10। ये तो पूरा टर्म 0 ही हो गया। 1/4 यानी कि 1/40 हम कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा 1 + 6 + 8, ये हो गया हमारे पास 15/40।
40 कैंसिल करें तो 5 3 जा और ये 5 8 जा, तो ये आ गया हमारे पास 3/8। यानी कि रेड मार्बल निकालने के चांसेस हैं 3/8। अब वो बैग ए से, बी से, सी से या डी से निकला हो उसकी प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे फॉर बॉक्स ए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कि E1 हो रहा हो जब ए हो चुका है, तो ये निकालेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कि E1 हो रहा हो जब ए ऑलरेडी हो चुका है, होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये हमने निकाला है बेस थ्योरम से, क्योंकि बेस थ्योरम में पी ए ही तो हम नीचे लिखते हैं पूरा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। E1 होने के चांसेस हैं 1/4 इंटू E1 when A has already happened। अगर आप हमारा प्रीवियस देखेंगे अभी बैक करके तो 1/10 यही आया था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अपॉन PA आया है हमारे पास 3/8। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/40 इंटू 8/3 कैंसिल कर लेंगे 5, ये आ गया 1/15। ये हो गया हमारा ए बैग के लिए। सिमिलरली यहाँ पे लिख लेंगे फॉर बॉक्स बी। यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन A हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। तो यहाँ पे सिमिलरली PE2 व्हेन A हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, सॉरी यहाँ पे होगा A व्हेन E2 हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, वेरी सॉरी। यहाँ पे भी आप यही कर लीजिएगा, इसे भी चेंज कर लीजिएगा। होल अपॉन PA, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/4 इंटू 6/10 होल अपॉन 3/8। तो ये हो जाएगा 6/40 इंटू 8/3 कैंसिल कर लेंगे, 8 5 जा 3 2 जा, तो ये हो गया 2/5। ये हो गया हमारे बैग बी के लिए। अब लिख लेंगे बैग सी के लिए। यहाँ पे बॉक्स सी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 व्हेन A हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा PE3 और यहाँ पे PA व्हेन E3 हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, यहाँ पे PA। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 8/10 होल अपॉन 3/8। तो ये हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/40 इंटू यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 5 जा, तो ये हो गया 8/15। और यहाँ पे लिख लेंगे फॉर बॉक्स डी। तो फॉर बॉक्स डी के लिए होगा PE4 व्हेन A हैज़ हैपेंड, PE4 PA व्हेन E4 हैज़ हैपेंड अपॉन PA। तो ये वैल्यू तो टोटल 0 है क्योंकि एक भी रेड बॉल नहीं थी, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे इस बॉक्स डी से सेलेक्ट करने की रेड मार्बल को 0 हो जाएगी। सो दीज आर द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास 3 बैग्स हैं जिसमें रिस्पेक्टिव बॉल्स हैं, वो हमने लिख लिया है। इसके बाद हमसे कहा गया है कि हमने इनमें से किसी एक बैग को रैंडमली सेलेक्ट किया है और उसमें से 2 बॉल्स निकाली हैं। अगर हमें पता है कि वो दोनों बॉल्स रेड और ब्लैक हैं, प्रोबेबिलिटी बताएं कि हमने बैग बी सेलेक्ट किया था। तो बेस थ्योरम लिखना अभी तक हमको आ गया है, तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया है। हमने ए इवेंट लिया है कि हमने रेड और ब्लैक बॉल निकाली है, बाकी E1 E2 E3 इवेंट है कि बैग ए बी या सी हमने सेलेक्ट किया है। सेकेंड बैग यानी कि बैग बी निकालने की प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख ली है जब ए इवेंट हो चुका है। तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव वैल्यूज अब लिखते हैं। अब तीनों बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो सेम ही रहेगी क्योंकि कोई भी बैग सेलेक्ट करें, 3 ऑप्शंस हैं, 3 में से एक बैग ही निकला होगा, तो 1/3। E2 के लिए हो जाएगा 1/3 इंटू बैग 2 में से एक ब्लैक बॉल निकालने के लिए 2C1, एक रेड बॉल निकालने के लिए 4C1 होल अपॉन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है हमारे पास 9, तो ये हो जाएगा 9C2 होल अपॉन। इसके बाद E1 होने के लिए भी 1/3। अब बैग ए में से ब्लैक बॉल निकाली हो तो 1C1 और रेड बॉल के लिए 3C1 होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 6, तो 6C2 प्लस ये डिट्टो सेम है तो वो नीचे लिख लेंगे 1/3 इंटू 2C1 इंटू 4C1 होल अपॉन 9C2 प्लस यहाँ पे थर्ड बैग सेलेक्ट करने के चांसेस 1/3, ब्लैक बॉल निकले इसलिए 3C1 और रेड बॉल निकले इसलिए 2C1 होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है हमारे पास 9, तो 9C2। इसके बाद इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 2/9 होल अपॉन यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1/5 प्लस ये सेम वैल्यू है 2/9 प्लस यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे 1/6।
सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 2/9 होल अपॉन, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 90, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 18 प्लस 20 प्लस 15, ये हो जाएगा 2/9 होल अपॉन 53 अपॉन 90। इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2/9 इंटू ये हो जाएगा 90 अपॉन 53, कैंसिल कर लेंगे 10 ये हो जाएगा 20 अपॉन 53 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, हमसे कहा गया है कि हमने एक कॉइन को टॉस किया है, अगर उसमें हेड आएगा तो हम अर्न ए से 2 बॉल्स निकालेंगे, अगर उसमें हेड नहीं आएगा तो हम अर्न बी से निकालेंगे। हेड नहीं आने का मतलब है कि टेल आएगा, तो हम अर्न बी से 2 ब्लैक बॉल्स निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें ए और बी अर्न में जितनी बॉल्स और जिस कलर की बॉल्स दी हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे E1 इवेंट ले लिया है कि हेड आ रहा है, E2 ले लिया है कि टेल आ रहा है, और ए इवेंट ले लिया है कि दोनों बॉल्स जो हमने निकाली हैं वो ब्लैक हैं। प्रोबेबिलिटी हमें ये निकालनी है कि अगर दोनों ब्लैक बॉल्स निकली हैं, यानी कि अगर दोनों ब्लैक बॉल्स निकली हैं, ये ए इवेंट हो चुका है, तो हमें बताना है कि हमने अर्न ए यानी कि तब बॉल निकाली हो जब हेड आया हो। अर्न ए तो तभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं जब हेड आया हो, तो यानी कि E1 इवेंट की। तो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या लिखेंगे, नीचे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि दोनों ब्लैक बॉल आई हों। ऐसा हो सकता है कि E1 हमने सेलेक्ट, E1 हुआ हो इवेंट, हेड आया हो और तब हमने ब्लैक बॉल्स निकाली हो 2। ऐसा हो सकता है कि E2 हुआ हो और तब हमने ब्लैक बॉल्स निकाली हो। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, हमें इस पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसे हम ऊपर लिख लेंगे PE1 और यहाँ पे PA when E1 has already happened। रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। एक चीज़ हमसे स्पेसिफाई की गई है कि जो हम बॉल्स निकालेंगे वो हम रिप्लेसमेंट के साथ निकालेंगे, और रिप्लेसमेंट के साथ निकालने का मतलब है कि अगर हमने एक बॉल निकाली और जब दूसरी बॉल निकालेंगे तो पहली वाली बॉल को वापस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं PE1 हेड आने के चांसेस हैं 1/2, तो वो लिख लिया। ए इवेंट यानी कि 2 ब्लैक बॉल एक के बाद एक निकाली हों जब हमने अर्न ए में से निकाला है, जब इवेंट 1 हो रहा है तो क्या होगा, पहली ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/8। 8 क्यों, 5 + 3 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं अर्न ए में 8। फिर सेकेंड क्या होगा, दूसरे चांस में भी ब्लैक बॉल निकली हो। अब क्या हुआ था, जो पहली बॉल निकाली थी वो रिप्लेस करके वापस डाल दी है, तो कोई भी सैम्पल स्पेस में चेंज नहीं आएगा, तो उसके लिए 3/8 ही होगा। अपॉन यहाँ पे ये तो डिट्टो सेम है, यहाँ पे लिख लेंगे 1/2, यहाँ पे 3/8 प्लस E2 इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, और उसके बाद अर्न बी में से हमने 2 ब्लैक बॉल्स निकाली, यानी कि पहली ब्लैक बॉल निकालने के लिए हो जाएगा 7/8, और दूसरी ब्लैक बॉल निकालेंगे तब भी इसमें भी रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे भी 7/8। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 8 8 = 64 और ये 2 यानी कि हमारे पास 128 जो डिनोमिनेटर में है वो सब में सेम है, तो हम कॉमन लेके उसे कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे बचेगा 3 3 = 9 अपॉन 9 + 7 7 = 49, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 58 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे कहा गया है कि जो हमने अभी 26 क्वेश्चन किया है डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन हमें ये करना है। बस यहाँ पे कह दिया गया है कि कॉइन जो है वो बायस है, यानी कि जो हमारा हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल यानी कि 1/2 नहीं है। हमसे कहा गया है कि हेड आने के चांसेस हैं 2 टाइम्स आउट ऑफ 3 यानी कि 2/3, तो टेल आने के चांसेस होंगे 1/3। तो बिल्कुल जैसा पिछला हमने क्वेश्चन किया है सारी चीज़ें वैसे रहेंगी, बस E1 और E2 की जो हमने प्रोबेबिलिटी लिखी थी वो चेंज हो जाएगी। E1 यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी इस बार हो गई है 2/3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2/3 और यहाँ पे 1/3। तो फिर से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 8 8 = 64 और ये जो 3 है ये हमारा डिनोमिनेटर में सेम है, तो कॉमन लेके पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3 3 = 9 9 2 = 18 और यहाँ पे भी 18 + 49, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 67 एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 28, हमें कहा गया है कि 3 अर्न्स है हमारे पास, 1, 2 एंड 3, जिसमें रिस्पेक्टिव बॉल्स हैं, और उसमें से हमने किसी एक अर्न को सेलेक्ट किया है, उसके बाद हमने इनमें से 2 बॉल्स निकाली हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, और जो हमने बॉल्स निकाली हैं वो रेड और वाइट हैं। ये हमें बताया गया है कि ये इवेंट हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है कि अगर रेड और वाइट बॉल्स निकल चुकी हैं तो हमें बताना है कि वो अर्न 1 से हैं, 2 से हैं या 3 से है। अब क्वेश्चन इस तरह लिखा गया है कि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1, 2 और 3 का मतलब क्या है। एक्चुअली में उनका मतलब है कि आपको इन तीनों के रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ अलग अलग बतानी है, यानी कि वो 3 पार्ट हैं क्वेश्चंस के। तो यहाँ पे हम निकालेंगे सबसे पहले पी ए, और पी ए क्या है, प्रोबेबिलिटी कि वाइट और रेड बॉल निकली हो। ये हम निकालेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस कर रखी है। तो लिख लेंगे, ऐसा हो सकता है कि इवेंट 1 हुआ हो और तब हमने बॉल्स निकाली हो। ऐसा हो सकता है कि इवेंट 2 हुआ हो और तब हमने बॉल्स निकाली हो। और ऐसा भी हो सकता है कि इवेंट 3 हुआ हो, तब हमने बॉल्स निकाली हो। अब आप सोच रहे होंगे कि कई क्वेश्चन में हम डायरेक्टली बेस थ्योरम लगा लेते हैं और कई में ऐसे लिखते हैं। ऐसा इसलिए कि जब आपसे 2 या 3 पार्ट्स पूछ ले जाएं तो ऐसा कन्वीनियंट रहता है कि आप पहले पी ए निकाल लीजिए और उसके बाद उसको आप यूज़ करके बेस थ्योरम से आंसर निकालें। अब अगर आप तीनों पार्ट के लिए अलग अलग ही निकालेंगे तो आपको काफ़ी लेंदी हो जाएगा कैलकुलेट करना, इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं। E1 सेलेक्ट होने के चांसेस 1/3। ए व्हेन इवन हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, कॉम्बिनेशन से निकालेंगे। एक रेड और एक वाइट बॉल निकली है अर्न 1 से, एक रेड यानी कि 3C1 और एक वाइट यानी कि 1C1, होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है हमारे पास 6, तो ये 6C2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस इवेंट 2 हो यानी कि अर्न 2 सेलेक्ट किया हो तो ये 1/3। अब इसमें से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2C1 और रेड बॉल निकालने की 1C1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 4C2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे प्लस और 3 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, उसके बाद वाइट बॉल निकालने की 4C1, रेड बॉल निकालने की 3C1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है हमारे पास 12 और यहाँ पे हो जाएगा 12C2। इसे कैलकुलेट कर लेंगे। एक काम करते हैं, 1/3 रखते हैं कॉमन और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। ये आएगा हमारे पास 1/5 प्लस यहाँ पे भी 1/3 है हमारे पास, इसे सॉल्व कर लेंगे। ये आया 1/3 प्लस यहाँ पे 1/3, इसे सॉल्व कर लेंगे। ये आएगा 2/11। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3 है कॉमन तो इसे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1/5 प्लस 1/3, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/5 प्लस 1/3 प्लस 2/11। एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/3 इंटू यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 165, इसे सॉल्व करेंगे 118। तो अगर हमने अर्न 1 को सेलेक्ट किया है तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यहाँ पे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी कि जब ए इवेंट हो गया है तब E1 हो रहा हो। तो उसके लिए हमें लिखना है PE1 पी ए व्हेन E1 हैज़ ऑलरेडी हैपेंड अपॉन, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं PA, जिसे हम बेस थ्योरम अगर डायरेक्टली लगाते हैं तो हम एक्सपैंड करके लिखते हैं, पर यहाँ हमने PA कैलकुलेट कर रखा है। अगर आप देखें तो ये जो ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू लिखी है वो हमने ये सॉल्व करके निकाली है, तो हम ये डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/5 होल अपॉन, ये पूरा सॉल्व करके हमारे पास आया है 1/3 इंटू 118 अपॉन 165। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/5, रेसिप्रोकल हो जाएगा 165 अपॉन 118, इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 33। तो ये आ गया हमारे पास 33 अपॉन 118, ये आपका एक पार्ट का आंसर। इसी तरह अगर अर्न 2 की बात की जाए तो हम ये रखेंगे और अर्न 3 के लिए ये वाली रखेंगे, देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे P E2 व्हेन A हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, तो ये हो जाएगा E2 PA व्हेन E2 हैज़ ऑलरेडी हैपेंड अपॉन PA, वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू यहाँ पे 1/3 होल अपॉन 1/3 इंटू 118 अपॉन 165। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1/3
इनटू रेसिप्रोकल हो जाएगा 165 अपॉन 118, कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 55, तो ये आ गया हमारे पास 55 अपॉन 118 एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। अगर अर्न 3 की बात की जाए तो PE3 व्हेन A हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। सिमिलरली यहाँ पे पुट कर लेंगे PE3 PA व्हेन E3 हैज़ ऑलरेडी हैपेंड अपॉन PA। यहाँ पे लिख लेंगे वैल्यूज़, ये हो जाएगा 1/3 इंटू ये आया था हमारे पास 2/11, यहाँ पे भी 1/3 इंटू 118 अपॉन 165, तो यहाँ पे ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये लिख लेंगे 2/11, रेसिप्रोकल हो जाएगा 165 अपॉन 118, कैंसिल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 अपॉन 118 एंड दिस विल बी योर आंसर। ये तीनों हो जाएंगे आपके रिस्पेक्टिव आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 29 अच्छा क्वेश्चन है। हमसे कहा गया है कि एक पैक है हमारे पास कार्ड्स का जिसमें ऑब्वियसली 52 कार्ड्स होते हैं, हमें पता है, पर ऐसा हुआ है कि एक कार्ड खो गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कार्ड हार्ट हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो कार्ड हार्ट का ना हो, तो वो तो अलग चीज़ है। पर फिर हमसे कहा गया है कि एक कार्ड मिसिंग होने के बाद जब हमने उसमें से 2 कार्ड्स निकाले तो वो हार्ट्स थे, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कार्ड खोया है वो हार्ट का है। तो यहाँ पे 2 केसेस हैं, या तो जो कार्ड हमारा खोया है वो हार्ट का हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हमारे पास टोटल 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट के, तो यहाँ पे हार्ट खोने के चांसेस हैं 13 अपॉन 52 यानी कि 1/4। तो एक नॉन हार्ट कार्ड मिसिंग हो इसके चांसेस हो जाएंगे 3/4, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जब हमने एक कार्ड मिसिंग कर ही दिया है तो उसके बाद हमारे पास टोटल रिमेनिंग कार्ड्स जो बचेंगे वो बचेंगे 51। ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास टोटल जितने कार्ड्स बचेंगे वो बचेंगे 51, और अगर हार्ट कार्ड मिसिंग है यानी कि एक कार्ड हार्ट वाला गिरा है तो हमारे पास जो हार्ट के कार्ड बचेंगे तो वो सिर्फ 12 हार्ट कार्ड्स होंगे, यहाँ पे लिख देंगे 12 हार्ट कार्ड्स। और यहाँ अगर नॉन हार्ट कार्ड मिसिंग है तो हमारे पास 13 के 13 कार्ड्स जो होंगे वो हार्ट के होंगे, तो यहाँ पे ये मेंशन कर लेते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त थोड़ा कैलकुलेशन इजी कर देगा। तो E1 E2 इवेंट है कि हार्ट कार्ड मिसिंग है और नॉन हार्ट कार्ड मिसिंग है। ए इवेंट ले लिया है कि जो 2 कार्ड हमने बाद में निकाले हैं वो दोनों हार्ट के हैं। इस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कार्ड कि जब हमने 2 हार्ट कार्ड्स निकाल लिए हैं तो हमें बताना है कि जो कार्ड मिसिंग था वो हार्ट वाला था यानी कि E1 इवेंट हुआ था। तो नीचे तो लिखेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ऐसा हो सकता है कि E1 इवेंट हुआ हो और तब ए इवेंट हुआ हो, ऐसा हो सकता है कि E2 इवेंट हुआ हो और तब ए इवेंट हुआ हो, पर हमें निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी है, इस इवेंट की, तो इसे ऊपर लिख लेंगे PE1 और PA व्हेन E1 हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। अब लिखेंगे यहाँ पे वैल्यूज़, यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमने जो 2 कार्ड निकाले हैं वो हमने बैक टू बैक निकाले होंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, या फिर जब भी कभी आपको दिया हो कि हमने कोई कार्ड्स साथ में निकाले हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। E1 इवेंट होने के चांसेस है 1/4, और जब E1 इवेंट हुआ है तब हमने 2 हार्ट कार्ड्स निकाले हो तो 12C2 चांसेस हैं, और टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है 51C2। यहाँ पे भी डिटो सेम चीज़ लिखिए, तो लिख लेंगे 1/4 इंटू 12C2 अपॉन 51C2 प्लस E2 इवेंट होने के चांसेस हैं 3/4, वो भी हमने देखा था, इंटू यहाँ पे तो हमारे पास 13 पूरे हार्ट कार्ड्स अवेलेबल हैं तो 13C2 अपॉन 51C2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 और यहाँ पे 51C2 जो है वो डिनोमिनेटर में सेम है हर जगह, तो हम कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 12C2 अपॉन 12C2 प्लस 13C2। इसे हम सॉल्व करके लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12C2 होता है 66 अपॉन 66 प्लस 3/4 था, तो यहाँ पे बचेगा 3 इंटू 13C2 होता है हमारे पास 78, तो ये हो जाएगा 66 अपॉन 300, इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 11/50 एंड दिस विल बी योर आंसर। Guys, if you like this video, do give it a thumbs up. Also subscribe to my channel if you haven't already. Thank you so much for watching.